हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज फिर से स्टार्ट करने वाले हम 30 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि होने वाली है आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल। इससे पहले कि 8 क्लासेज जो है हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप अपने कमेंट के माध्यम से जो है हमको सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पारिवारिक सदस्यों के बीच है तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक संबंध, वैवाहिक अनिवार्यता, वंशानुगत संबंध और लास्ट हमारा है आर्थिक व्यवस्था। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुगत संबंध। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आनुवंशिकता के जनक का जन्म कब हुआ? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1820, 1822, 1824, 1826। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1822। बालक को सही वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवार, मित्र, समाज, शिक्षक। तो यहाँ पे जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण किसकी क्षमता बढ़ती है? हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, पढ़ने की, कार्य करने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। रचनात्मकता किसके द्वारा प्रभावित होती है? कल्पना शक्ति के द्वारा, खेलकूद द्वारा, सहनशीलता या फिर प्रेम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कल्पना शक्ति। जो पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। समोद्भिद, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या फिर जलोद्भिद। तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मरुद्भिद। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, हरे वर्णक के रूप में, सरल शर्करा के रूप में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अमरबेल किसका एक उदाहरण है? पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनके अंदर हमें जड़ों के प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रकार को यहाँ पे समझेंगे, जिससे हम पहचान पाएंगे कि किस पौधे की जड़ किस प्रकार की होती है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया अमरबेल का पौधा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ हमें यहाँ पर डोरी की तरह की जो है जड़ों की भांति, ये आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ये हमें यहाँ पर पत्ती दिखाई दे रही है, लेकिन इनके अलावा ये यहाँ पर कुछ ऐसे डोरी सी करके हमें दिखाई दे रही है। तो जो हमारी ये डोरी की तरह की पेड़ है, ये हमारा अमरबेल का पौधा है। तो चलिए अब जड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यतः हमारी जो जड़ होती है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मूसला जड़, ये सभी प्रकार के पौधों में पाई जाती है। और हमारी जो दूसरी जड़ हो गई वो हो गई अपस्थानिक, जिसको हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं। इसका अन्य नाम एक है रेशेदार और एक इसका नाम है जकड़ा जड़। तो यानी कि इसके जो यहाँ पर हमारे 3 नाम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको हम रेशेदार, इसका एक अन्य नाम है। इसके अलावा एक अन्य इसका नाम है जकड़ा जड़। इन जड़ों को मैं आपको जो है एक चित्र ड्रॉ करके अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे, किसी भी पेड़ पौधे की जड़ें इस प्रकार जमीन के अंदर जो है जाती हैं।
तो इन जड़ों को बोलते हैं मूसला जड़। लेकिन जब ये जड़ अपना रूप आकार इस तरह बढ़ाने लगती है, एक दूसरे में से अपनी शाखाएं जो है निकालने लगती है, ऐसे यहाँ पर जो है अपने रूप को फैलाती है, तो इस प्रकार की जड़ जो है रेशेदार या अपस्थानिक जड़ कहलाती है। या अपस्थानिक जो है जड़ों के प्रकार के बारे में, जो अपस्थानिक जड़ होती है वो यहाँ पर हमारी दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला हो गया स्तंभ और दूसरा हमारा जो है प्रकार है इसका वो हो गया अवस्तंभ। तो अब बात कर लेते हैं कि स्तंभ जड़ किसको बोलते हैं और अवस्तंभ जड़ किसको बोलते हैं। जो जड़ें हमारी 90 डिग्री के एंगल पर होती है उनको बोलते हैं हम स्तंभ जड़, और जो हमारी जड़ें 90 डिग्री एंगल पर नहीं होती उनको बोलते हैं हम अवस्तंभ जड़। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँगी। जैसे कि बात की जाए बरगद का पेड़ हो गया आपका, और इसके अलावा बात कर लेते हैं पीपल के पेड़ के बारे में। तो इन पौधों की जड़ें जो है 90 डिग्री के एंगल पर आपकी होती है। और अब बात कर लेते हैं अवस्तंभ जड़ के बारे में। इनके जो उदाहरण होंगे, इनके उदाहरण होंगे गन्ना, मक्का, ये यहाँ पर इनके जो है उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए चित्र के माध्यम से इन पेड़ों को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है बरगद का पेड़ है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी जड़ें इस तरह नीचे लटकी हुई है, जो कि एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर आप बनते हो देख पा रहे हो। तो ये जड़ें जो है स्तंभ के अंदर आ जाएंगी, इन जड़ों को बोलेंगे हम स्तंभ जड़। अब बात कर लेते हैं अवस्तंभ जड़ के बारे में। देखिए आपको यहाँ पर दो फिगर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये जड़ जो हमारी है ये गन्ने की है, और ये हमारी मक्का का ये पौधा है। तो आप यहाँ पर देख सकते एक जड़ तो जो नीचे ज़मीन के अंदर यहाँ पर जो है गई हुई है, जिसके कारण ये पौधा ज़मीन पर टिका हुआ है, उसको बोलेंगे हम मूल जड़। इसके अलावा आपको साइड में जड़ें दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो ये फ्रेंड्स जो जड़ें हो गई, ये जड़ हमारी कहलाती है अवस्तंभ जड़, जो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जो गन्ने की जड़ है वो नीचे ऐसे जमीन में गई हुई है, उसको बोलते हैं मूसला जड़। और जो इस साइड में आपको जड़ें दिखाई दे रही है ये हो गई हमारी अवस्तंभ जड़, जो कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़ में क्या अंतर है। अब हमारी जो है लास्ट प्रकार की जड़ बच जाती है, जिसको बोलते हैं परजीवी। तो फ्रेंड, परजीवी जड़ किसको बोलते हैं? वे जड़ें जो दूसरे पौधों में घुसकर वहां से अपना भोजन प्राप्त करती है, उन जड़ों को परजीवी जड़ बोलते हैं, जिसका अच्छा उदाहरण है अमरबेल। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अमरबेल का पौधा है, जो बिल्कुल दूसरे पेड़ पर जो है लिपटा हुआ है। यह अपना भोजन जो है दूसरे पौधे से प्राप्त कर लेता है, तो यह डिपेंड हो जाता है दूसरे पौधे पर, जिस कारण इसको बोलते हैं परजीवी जड़। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा इसको दोबारा पढ़ते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अमरबेल किसका उदाहरण है? अभी हमने बात किया अमरबेल जो है ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि डिपेंड रहता है दूसरे पेड़ पर। तो यहाँ पर 4 जड़ें में दी गई है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, परजीवी जड़। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, गुलाब, तुलसी, मेहंदी, पीपल। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीपल। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है हमें 4 प्रकार की जो ये पौधों की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। समोद्भिद पौधे किन्हें कहते हैं, जलोद्भिद किसको कहते हैं, मृदभिद पौधा किसको कहते हैं, और हमारा जो लास्ट बच जाता है लवणोद्भिद। तो सबसे पहले हम इन पौधों को जो है किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनको यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि जो समोद्भिद है और जलोद्भिद है ये आखिर इनका अर्थ क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जलोद्भिद के बारे में, जल में उगने वाले पौधे। फिर देख लेते हैं समोद्भिद, सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे, जो हमारी खेती जिन फसलों की हम खेती करते हैं उनमें हमें जो स्थिति चाहिए होती है उस कैटेगरी के हो जाते हैं आपके पौधे। अब बात कर लेते हैं मृदभिद के बारे में। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले होते हैं वो आते हैं मृदभिद के अंदर। अब बात कर लेते हैं
लवणोत्मृद्भिद पौधे के बारे में। उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते एवं विकास कर पाते हैं। नमक दलदली घास इसका एक उदाहरण है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये अधिक जो है जल में यानी कि दलदला जो क्षेत्र होते हैं उस स्थान पर ये आपके पाए जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं इनको यहाँ पर जो है मैच। समोद्भिद ये आ जाएगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत। जलोद्भिद जलीय पौधा, मृदभिद आ जाएगा मरुस्थलीय पौधे के अंदर, और लवणोद्भिद आ जाएगा दलदली क्षेत्र में। तो देख लेते हैं पहले का ऑप्शन नंबर 4 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो है इसके अंदर ही हमारा जो है पहला ऑप्शन 4 आ जाता है। तो इस सवाल का जो है हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए, इनको हमें देखना है कि इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पे सही होने वाला है। ये अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं। लताएं 2 प्रकार की होती है, विसर्पी लता और आरोही लता। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जवाब ये सभी ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी मछली अंडे देती है। स्लोथ, डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन। देखिए स्लोथ एक प्रकार का बंदर होता है, और डॉल्फिन जो है बच्चे देती है, व्हेल भी बच्चे देती है, पेंगुइन यहाँ पर अंडे देती है। लेकिन यह एक मछली नहीं है, ये एक पक्षी है, लेकिन फिर भी अंडे देने वाला यहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन में से हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हम जवाब लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनमें सिर के दोनों ओर आंखें होती है, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, इनमें सिर के दोनों ओर आंखें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सांप फेफड़े से सांस लेते हैं, मेंढक फेफड़े से सांस लेते हैं, व्हेल गिल से सांस लेती है, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा गलत है ऑप्शन उसको यहाँ पर हमें जो है बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो है हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए जो है सांस वो भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, और जब बात कर लेते हैं मेंढक और केंचुआ ये दोनों जो है त्वचा से सांस लेते हैं। तो यहाँ पर मेंढक फेफड़े से सांस लेता है, इसलिए कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं कौन जीवीय कारक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्तर, जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण लिख कर देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण के लिए कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, या फिर भाषण का अभ्यास कराएंगे। तो इसका हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। न्यूनतम यानी कि बहुत ही कम। जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिनका केवल एक ही सटीक उत्तर हो, जिनमें परिपक्वता एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो, और लास्ट हो जाएगा हमारा जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आवृत्ति का सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टी में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है क्योंकि वह अपना समय बिताना चाहता है। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी के अनुभव ज्ञान रचना का
आधार है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऐसी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। थर्ड हो गया हमारा पाठ्यवस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। और लास्ट हमारा हो गया ऐसी पाठ्यवस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्लीय वर्षा से प्रभावित है? चिली, नॉर्वे, श्रीलंका या फिर भारत? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशाल मानव समूह क्षेत्र है? मध्य पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी एशिया, उत्तर पूर्वी अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी एशिया। जिन विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी के अंतर्गत आते हैं जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या फिर पर्यावरण विज्ञान? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण विज्ञान। प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना है, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना है, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना है, शिक्षार्थी के पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों के पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा, उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता? तो यहाँ पर हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि सामूहिक रूप से आती है। सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता का एक समान होती है। अधिगम संबंधित कार्य लक्ष्य निर्धारित करके किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन हो गया सीखने की क्षमता एवं स्तर को वातावरणीय कारक एवं जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। तो हमारा जो है इस प्रश्न में हमें बताना है असत्य कथन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है नियोजित विकास से, वैज्ञानिक विकास से, सामाजिक विकास से या फिर नैतिक विकास से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास से। पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की? पैट्रिक जेडिस, जॉन ड्यूवी, चैपमैन टेलर, वैनसिंग? तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पैट्रिक जेडिस ने। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जलाशयों की सफाई, वनीकरण, अतिचारण, वनस्पतियों का संरक्षण करना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतिचारण। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पर्यावरण प्रतिकूल से, पर्यावरण अनुकूल से, उत्पाद की गुणवत्ता से और लास्ट है हमारा पौष्टिकता से। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अनुकूल से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब